हेलो स्टूडेंट्स, अब आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। नाउ अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यहाँ पर हमें क्या समझना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में हमने क्या देखा था कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो उस केसेस में लाइट की स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब इस सिचुएशन में रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा कि जब भी लाइट रे ऑब्लिकली किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो ऑब्वियसली जो इंटरफेस होगा, दैट इज जो बाउंड्री होगी, वहां पर लाइट की बेंडिंग होगी। बेंडिंग क्यों होती है ये भी हम आगे समझेंगे इसी लेक्चर में, बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो इट इज सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द फिनोमिनन इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंजेस एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑब्लिकली ऑन द इंटरफेस। ठीक है, थ्रू द इंटरफेस। क्लियर? ओके, अब इसके बाद जैसे कि अब क्योंकि लाइट का यहाँ पर मीडियम बदला है, ठीक है, लाइट एक मीडियम से हमारे दूसरे मीडियम में एंटर हुई है। अब क्योंकि हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होती है तो यहाँ पर भी लाइट की स्पीड वेरी करेगी। अब क्योंकि लाइट की स्पीड वेरी करेगी तो लाइट की वेवलेंथ भी वेरी करेगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती। ठीक है, कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन the frequency of light does not change but the speed of light changes and the wavelength of light changes. Speed of light इसलिए change होती है क्योंकि light अपना मीडियम बदल रही है। The speed of light is different in air and it is different in water and it will be different in glass. ठीक है, तो इसी तरह से it will be different in different media. So that is why the speed changes. Clear? Okay, so we can again revise it in this term, that is when the light changes its direction of propagation, then in that case the bending of light takes place when it goes from one transparent homogeneous medium to another transparent homogeneous medium and it enters, that is it is entering through the interface. After crossing this interface is the boundary that is separating two medium. So such a phenomenon is known as refraction of light. I hope it is clear. इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि when light passes obliquely from one transparent medium to another, therefore the direction of path of light changes. As you can see here, let us say this is medium 1 and obviously ये जो light ray incident होगी हमारे इस interface पे। interface क्या है? जो boundary है दो medium को separate करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये light ray incident होगी तो at the point of incident, at the point of incidence we are going to draw this normal and incident ray normal के साथ जो angle बनाएगी that is angle of incidence। ठीक है, अब light ray कि क्योंकि बेंडिंग हुई और अब वो दूसरे मीडियम में आ गई तो अब फाइनली ये जो लाइट रे अब इस मीडियम में आई है बेंट होके, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, विच हैज अंडरगॉन रिफ्रैक्शन, सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। और हमारे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, सो यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हियर। नाउ द नेक्स्ट केस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है, द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और इंटरफेस पे ऑब्लिकली स्ट्राइक करती हैं तो उसकी बेंडिंग हो रही है। अब बेंडिंग का बेसिक कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। तो द कॉज ऑफ बेंडिंग इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, कि हर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। ठीक है, एंड मोर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बेंडिंग, if we want more bending then obviously there should be more change in the speed of light. Clear? ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेंडिंग का कारण देख लिया, लेकिन अब लाइट कितनी तरीके से बेंड होगी, किस मैनर में बेंड होगी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लाइट। क्लियर? ठीक है, सो द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन टू वेज. Once it is bending towards the normal and in the other case it is going to bend away from the normal. ठीक है, after it has suffered refraction. Clear? तो सबसे पहले let us just understand it in this way. For example, if I am saying that the light is going from optically rarer to optically denser medium, or if the light is going from optically denser to optically rarer medium. ठीक है, तो अब यहाँ पर optically rarer और optically denser medium क्या है, पहले हम वो समझते हैं। Point number 1, optically rarer medium is that medium in which the speed of light is more.
Yes, comparatively with the other medium in which the light is going. Clear? So suppose if the light is going from medium A to medium B और light की speed medium A में ज्यादा है, तो therefore what we are going to say that A is optically rarer as compared to medium B. Okay, I hope it is clear. तो अब अगर suppose if the light is allowed to move from optically rarer to optically denser medium, then what we saw that the light ray bent towards the normal, और जब light ray finally कौन सी light ray जो refract हुई है, ठीक है, that is the refracted ray. So this refracted ray it bent towards the normal. तो जब ये normal की तरफ bend हुई तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में हमारा angle of incidence angle of refraction से ज्यादा हुआ, क्योंकि पहले की सिचुएशन में क्या था कि angle of incidence की let us say value I है, let us say the value of angle of incidence is I. Okay, and when the light ray went from ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, ठीक है, लेट अस से कि रेयरर मीडियम यहाँ पर एयर है एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज वाटर. ये हमने कैसे देखा, बिकॉज इन एयर कंपेरेटिव टू वाटर द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, सो दैट इज व्हाई वी कंसिडर्ड एयर एज ऑप्टिकली रेयरर एज कंपेयर टू वाटर. ठीक है, तो जब लाइट रे हमारी एयर से वाटर में गई तो लाइट किधर बेंड हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई. क्लियर? एंड व्हेन द लाइट रे बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऑब्वियसली उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर देखा गया तो इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई, डिफरेंट आई. और किसकी वैल्यू ज्यादा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस की ज्यादा आई, क्योंकि जब ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, कम हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर द लाइट इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके, ठीक है. नाउ कमिंग ओवर केस 2. अब हम केस 2 पर आते हैं. केस 2, अब अगर हम इसी का वाइस वर्सा पढ़ लें, सपोज पहले लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही थी, दैट इज इट वाज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर या एयर टू ग्लास, लेट अस से, बट वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ एयर टू वाटर. ओके, अब अगर इसी का वाइस वर्सा करते हैं कि सपोज इफ द लाइट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, ठीक है, दैट मीन्स द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वाटर and it is incidenting here, we have drawn the normal and it is refracted in the other medium, that is air. ठीक है, clear? So what we saw here, so it is observed that the light bent away from the normal. ठीक है, it bent away from the normal. अब क्योंकि वो नॉर्मल से अवे बेंट हुई तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या हुआ, कम हुआ. ठीक है, सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस. दैट मीन्स कि जब लाइट रे हमारे when the light ray bent from or it went from rarer to denser, then the speed of light obviously in rarer was more as compared to in denser, then the bending of light took place towards the normal and the angle of incidence was more than the angle of refraction. ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है. then the next key points, when the light went from denser to rarer medium, अब जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो उस सिचुएशन में क्या था कि लाइट की बेंडिंग नॉर्मल से अवे हुई और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम हुई. ठीक है, तो यहां पर जो हमें की कॉन्सेप्ट्स ब्रेन अपने दिमाग में भरने हैं वो क्या हैं. सबसे पहली बात कि बेंडिंग, लाइट की बेंडिंग, द बेंडिंग ऑफ लाइट. यस, बेंडिंग ऑफ लाइट. सो व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर द बेंडिंग ऑफ लाइट? द बेसिक रीजन फॉर द बेंडिंग ऑफ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. यस, दैट इज द चेंज in speed of light. That is the change in speed of light. Yes, the speed of light is going to change in different medium. Okay, now what will be the amount of bending, how much the light is going to bend? So that amount of bending completely depends on the amount of change in light. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आसान शब्दों में, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा तब होगी जब स्पीड ऑफ लाइट में चेंज ज्यादा होगा. ठीक है, क्लियर? ओके, अब हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि द मैनर इन विच द बेंडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. सो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन 2 मैनर. इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट इज गोइंग टू बेंड away from the normal. I hope it is clear. You can note this also. Okay, now after this we are starting with a very important topic of refraction, that is laws of refraction. अब हम laws of refraction पढ़ते हैं. ठीक है, तो laws of refraction में as you can see
फ्रॉम दिस डायग्राम, जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं, सपोज द मीडियम 1 इज द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, लेट अस से सपोज मीडियम 1 इज ऑप्टिकली रेयरर एंड मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर, लेट अस से। बट ऐसा नहीं है कि ये लॉज तभी वैलिड हैं जब रेयरर से डेंसर जाएगी, जब डेंसर से रेयरर जाएगी तब के लिए भी वैलिड है, ठीक है। सो वी हैव टेकन वन एग्जांपल दैट सपोज द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो अभी हमने पढ़ा कि लाइट रे की बेंडिंग किस तरह से होगी, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे विल बी टेकिंग प्लेस टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the refracted ray, they are all going to lie in the same plane, okay. And the second, the most important law, which is also known as Snell's law, ठीक है, the second law. Now what does this second law states? This second law is also known as Snell's law because it was firstly deduced by a Dutch scientist namely Willibald Snell in 1621. So that is why इस law का नाम Snell's law रखा गया है, ठीक है। And Snell's law मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? So we can write mathematically this Snell's law in this particular way, that is sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. This ratio is known as constant, okay, that is sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. और ये रेशियो जो कांस्टेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहली लॉ क्या है? सपोज हम मान लेते हैं कि लाइट अब किस मैनर में ट्रैवल कर रही है, सपोज द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सो द मैनर ऑफ बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। इसके वाइस वर्सा के एग्जाम्पल में भी इट इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है, बिकॉज इट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बट वी हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, क्लियर। तो अब इसमें एज पर दिस डायग्राम यू कैन सी दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे आर ऑल गोइंग टू लाई इन द सेम प्लेन, दैट इज द फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ जो कि आगे अभी हमारे क्वेश्चंस में भी यूज होने वाली है एंड अदर वेरियस कॉन्सेप्ट्स वी विल बी यूजिंग, दैट इज Snell's law, ठीक है। Snell's law mathematically we can write it in this way, and what does it state? It states that the ratio of, this is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, ये जो रेशियो है ये क्या है? कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। यू कैन नोट दिस ऑल्सो। अब इसके बाद हम स्नेल्स लॉ समझते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ जैसे कि अभी हमने देखा, इसको मैथमेटिकली हमने किस पर्टिकुलर इक्वेशन में लिखा? इन दिस वे, ठीक है। एंड यहाँ पर दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू, और वी कैन डिनोट इट बाय स्मॉल एन ऑल्सो, ठीक है। हम इसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज एन or in terms of mu, clear? So if we have to understand the definition of refractive index, कि refractive index की definition क्या है, because refractive index is what? It is the characteristic of every medium, ठीक है। एंड इट इज बेसिकली, या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ठीक है। सो हाउ वी कैन डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन इट इन दिस वे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट is defined as, it is defined as the ratio, it is defined as the ratio of speed, it is defined as the ratio of speed of light in one medium to the speed of light, to the speed of light in other medium, to the speed of light in other medium. अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम अब कैसे लिखेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस डेफिनेशन मैथमेटिकली? जैसे कि अभी हमने स्नेल्स लॉ को लिखा, तो अब हम इस रेशियो को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट? फॉर दैट लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो इसी पर्टिकुलर रेशियो को अब हम कैसे लिख रहे हैं? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2, ठीक है। सपोज लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू1 मान लें, या फिर हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 लिख देते हैं, ठीक है। और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 और इट इज n2, इट कैन बी डिनोटेड एज लाइक दैट, ठीक है। तो सपोज if the light is going, as it is written here, that when the light is going from medium 1 to 2, then how we are writing? We are writing the refractive index of 2 with respect to 1. Clear? And this refractive index of
2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हम इसको ओपन कैसे करेंगे? सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैन बी ओपन्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ओके, ठीक है. सो एज पर दिस डेफिनेशन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द speed of light in other medium. ठीक है, so we can define this particular refractive index of 2 with respect to 1 in terms of speed of light in this way. ठीक है, अब इसके बाद हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, हम इसको वेवलेंथ की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर देयर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द अदर वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो लेट अस जस्ट स्टडी द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट. ठीक है ना, तो हम अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं. So you can note this also. So before starting with the types of refractive index, let us just recall what we have studied in today's lecture. हमने इस लेक्चर की शुरुआत करी आज refraction of light से. And cause of refraction क्या है? What is the basic cause of refraction? That is, if the light is entering, let us say कि ये हमारे पास एक interface है which is separating the two medium. This is medium 1 and this is medium 2. Okay. And suppose when the light ray is falling at this interface obliquely. Yes, ठीक है. So let us draw the normal here. Clear? So it is going to bend either towards the normal or it is going to bend away from the normal. That completely depends on the type of the medium from where it is entering. Clear? ठीक है. So we have studied here कि जो cause of refraction है वो है bending of light at the इंटरफेस व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. और ये बेंडिंग का रीजन क्या है? बेंडिंग का रीजन है कि लाइट की स्पीड हर मीडियम में डिफरेंट होती है, तो लाइट की स्पीड जब चेंज होगी सो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज गोइंग टू टेक प्लेस. ठीक है, इसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ पर बेंडिंग किस तरह से हो सकती है, द मैनर इन विच द बेंडिंग ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस. सो देयर आर टू मैनर्स, दैट इज आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. Clear? So when the light ray is going from rarer to denser, it is going to bend towards the normal, and if it is going from denser to rarer, it is going to bend away from the normal. ठीक है, clear? So this is just the part that we have studied till now. तो उसी का ये एक मैप हो गया हमारा माइंड मैप, जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं. अब इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हम आते हैं. टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जैसे कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, तो इससे अभी हम बाद में समझेंगे. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जैसे कि if I have to find the refractive index of a particular medium, जैसे कि मैंने बोला refractive index of diamond, ठीक है, या फिर refractive index of water और refractive index of glass और refractive index of air. ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी जो पहली टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड. हाउ इट इज डिफाइंड? This is defined as, I am writing it mathematically, okay? So this is defined as the ratio of the speed. It is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. To the speed of light in medium. Okay? Clear? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लेट अस से, देन हाउ आई एम गोइंग टू राइट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी रिटन एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो हम किस तरीके से लिखेंगे उसको? हम इस तरह से लिखेंगे, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in glass. So with the help of this particular relationship, we can understand what does this absolute refractive index states. ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया. दैट मीन्स कि हम अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड
और वी कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, क्लियर. अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये रिलेशनशिप देखी जिसमें कि ये जो c है, दिस स्मॉल c, दिस स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू कितनी होती है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है, तो हमारे पास अब इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से क्या आ गया? हम इससे लिख सकते हैं इन दिस वे, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से कैन वी राइट इन दिस वे, दैट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, दिस इज कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, दिस इज कॉन्स्टेंट. क्लियर? ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन रिलेट that is the refractive index of a particular medium is inversely to the speed of light in that medium. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन के केस में जो स्पीड है लाइट की, जो वेवलेंथ है लाइट की, वो बदल जाएगी क्योंकि मीडियम ऑफ लाइट बदल रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं बदलती. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप, दैट इज v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ. क्लियर? Except vacuum, I'm not talking about vacuum, I'm talking about the different medium. Clear? ठीक है, vacuum में ये concept नहीं चलेगा यहाँ पर. Clear? लेकिन in this case, in this particular case, when we are talking about the different media, yes, ठीक है, because the speed of light in vacuum is independent of all this. ठीक है, is independent of these factors. But here, apart from vacuum, we are understanding this concept. So in this case, refraction में भी हमने पढ़ा था कि जो frequency है वो चेंज नहीं होगी. तो इसका मतलब जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई वेवलेंथ के. ठीक है, तो स्पीड हमारे पास, स्पीड किसकी? स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एंड हियर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट, सो फाइनली अब हम इन्हीं रिलेशनशिप्स को यूज करेंगे किस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? द अदर टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर केस डाउन, यू कैन नोट इट डाउन, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पर देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था n इज इक्वल्स टू c बाय v, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर जैसे हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम a, so that will be equal to speed of light in vacuum upon speed of light in medium a. यही होगा. ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मीडियम वैक्यूम, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में वन ऑफ द मीडियम इज वैक्यूम एंड द अदर मीडियम इज एनी अदर मीडियम. क्लियर? बट हियर लेट अस से कि अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम, अगर जो हमें 2 या 3 मीडियम दे रखे हैं, दे आर एक्सेप्ट वैक्यूम, दे आर डिफरेंट मीडियम. क्लियर? सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला फॉर देम, हम उनको रिलेट कैसे करेंगे? तो हम कैसे रिलेट करेंगे उसके लिए हम ये एग्जांपल समझते हैं. सपोज ये हमारे पास है मीडियम 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हमें दे रखा है n1 और μ1, एंड दिस इज मीडियम 2, और यहाँ पर लेट अस से कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है n2 और μ2. ठीक है, एंड सपोज द लाइट, एज वी कैन सी द लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2. अब सपोज लाइट कैसे जा रही है? द लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2. ओके, ठीक है, एंड ऑल्सो हियर ये हमारे पास क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे. वी ऑल नो दिस थिंग, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल. ऑलराइट, एंड हियर दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी क्या है? ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रे. क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2, so what we are going to write? So we can write it in this way, that is n21, and this n21 stands for relative, it stands for relative refractive index. ये हम इसको क्या बोलेंगे? This is relative refractive index of 2 with respect to 1. ठीक है, इसको हम क्या रीड करेंगे?
इट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये हमने कब लिखा? जब लाइट रे हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी, ठीक है। अब हम इसको ओपन कैसे करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू ओपन? जैसे कि अभी हमने पहले देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एज for a given wavelength of light we can define refractive index as the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, ठीक है। So now here how we can relate? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, that is if I am writing the relative refractive index of 2 with respect to 1, so this thing can be written as the ratio of the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. And this ratio can also be written as the refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1. Clear? अब ये हमने इस तरह से कैसे लिखा? क्योंकि हमें पता है from this equation number 1 that is the refractive index of medium A is inversely proportional to the speed of light in medium A, ठीक है। So with the help of this relationship can we write it in this way? ठीक है, हम लिख सकते हैं। So from equation 1 we can write this equation number 2, ठीक है। So this is relative refractive index, that is the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 if we are writing the relative refractive index of 2 with respect to 1, ठीक। All right, so you can note this down. Now after this coming over the next important topic, that is the principle of reversibility of light. Now principle of reversibility of light, अब ये topic what does it state? Now it states that if the final path of a ray of light after it has suffered several reflections or refractions is reversed, then it retraces its path exactly. अब इससे हमें क्या समझ में आया? जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज बैक अगेन मीडियम 1, क्लियर। और जब ये लाइट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे AB, here AB is the incident ray, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है BC, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड मीडियम है, इधर मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर। अब ये हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है जब इस पे नॉर्मली गिरेगी, सो वी नो एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि जब ये लाइट रे अगर यहाँ पर मिरर के साथ बेसिकली अगर हम बोलें कि 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है, तो उस केस में इट इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ। लेकिन जब इसने मल्टीपल रिफ्लेक्शंस या रिफ्रैक्शंस के बाद अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अगर अपना पाथ रिवर्स करेगी तो वो अपना कंप्लीट पाथ रिट्रेस करे। दैट मीन्स कि अब ये आ रही थी A से B, ठीक है, ये रेयर से डेंसर आई, तो सपोज इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, एंड हियर द प्लेन मिरर इज केप्ट इन दिस मीडियम एंड फ्रॉम हियर इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड in the reversed path, okay, and then it is just exactly retracing its path. So this is the basic principle of reversibility of light. अब इससे इसका conclusion क्या निकलता है? What is the output of this topic? तो output क्या है इस topic का वो हम देखते हैं। So the output of this topic is saying that इसका conclusion क्या निकल के आता है? तो suppose हम यहाँ पे बोलते हैं पहला केस कि light ray हमारी medium 1 से 2 जब जा रही थी, so with the help of relative refractive index concept we have written refractive index of 2 with respect to 1 and which is written as speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2. Let us write it as equation number 1. और जब ये light ray अब रिट्रेस करती है अपना पाथ मीडियम 2 से 1 में, तो हमने क्या लिखा? दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 of 1 with respect to 2, which is written as speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1. So this is equation number 2. So from these two equations अगर हम इनको प्रोडक्ट कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो if I multiply the refractive index of 2 with respect to 1 and the refractive index of 1 with respect to 2, then what I am going to get? Obviously I will be getting unity, that is 1. Clear? आप देख सकते हैं जब हमने V1 by V2 को मल्टीप्लाई करा V2 by V1 से, तो क्या आएगा? 1 आएगा, यूनिटी आएगा. So this finally we can conclude from here, that is the relative refractive index of 2 with respect to 1 can be written as the reciprocal of relative refractive index of 1 with respect to 2. So you can note down from here. यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है. Then the next, अब इसी पे बेस्ड है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया. ठीक है, दैट इज व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डिफरेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया इज गिवन हियर. दिस इज एयर, दिस इज वाटर, दिस इज ग्लास एंड अगेन बैक इन एयर द लाइट इज कमिंग. ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया मीन्स
from different medium the light is passing, it is showing multiple refractions. Now to understand the same concept, ठीक है, हम यहाँ पर क्या अब यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, सपोज लाइट इज गोइंग फ्रॉम इन द इनिशियल केस एयर टू वाटर. सो हमने किस तरीके से लिखा, वी हैव रिटन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हाउ वी कैन राइट. सो इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वी कैन राइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, उसके बाद जब लाइट अब यहाँ पर वाटर से ग्लास में गई, सो लाइट व्हेन इट वेंट फ्रॉम वाटर टू ग्लास, अब जब लाइट हमारी वाटर से ग्लास में जा रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, that is speed of light in water to the speed of light in glass as equation number 2. ठीक है, then after that हम इसको क्या लिखेंगे आगे, that is now from water to glass it went, now again it is going from glass to air. ठीक है, तो यहाँ पर अब लाइट कैसे जा रही है, the light is going from glass to air. So how we are writing, that is the relative refractive index of air with respect to glass, that is speed of light in glass to the speed of light in air. This is equation number 3. So finally जब हमने इन सभी का प्रोडक्ट करा, इसका, इसका और इसका, तो क्या आएगा हमारे पास, that is the relative refractive index of water with respect to air multiply by the relative refractive index of glass with respect to water multiply by relative refractive index of air with respect to glass. So this is going to be speed of light in air upon speed of light in water multiply by speed of light in water upon speed of light in glass multiply by speed of light in glass upon speed of light in air. So on cancelling all this, what we get, again we get 1. Clear? तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था, that is relative refractive index of 2 with respect to 1 can be written as the reciprocal of relative refractive index of 1 with respect to 2, as you can see here. ठीक है, so here also how we can write, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, if the light is going from air to water, water to glass and back from glass to air back again. ठीक है, so we can write the relative refractive index of this thing is what, air से water जा रही है, so this is water with respect to air can be written as 1 upon, this is as the product of refractive index of glass with respect to water multiply by relative refractive index of air with respect to glass. I hope it is clear. So this thing, the reciprocal of this thing can be written in this way. Okay, so this is the next point to be noted, you can note it down. Now after this, the next topic that we are starting is refraction of light through a rectangular glass slab. ठीक है, refraction of light through a rectangular glass slab. अब इसमें हमें क्या समझना है कि यहाँ पर ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड यहाँ पर ये जो हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंस है, ठीक है, these are equal. That means we have to show that the incident ray is parallel to the emergent ray. Here this is the incident ray, AB is the incident ray, okay, ठीक है, and here this CD is the emergent ray. This is going to be the emergent ray, all right, and this is being the रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके इंटरफेसेस के नाम दे देते हैं, जैसे कि सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. तो यहाँ पर कितनी बार रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं हम देखेंगे, 2 बार. ठीक है, वंस एट द PQ सरफेस एंड द अदर वन एट द SR surface. ठीक है, so for the PQ surface what we can write, so for surface PQ what we can write, and here what we have to prove, हमें prove क्या करना है, we have to prove that angle of incidence is equal to angle of emergence, and here this angle of incidence is written as, let us say, angle I1, and here angle of refraction is written as angle of refraction R1. ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ, so let us say this is angle of incidence 2 and let us say this is angle of refraction, और ये इस एंगल को हम और क्या नाम दे सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 और एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ग्लास से अब ये वापस एयर में आ रही है. ठीक है, तो अब जब लाइट रे हमारे पहले जा रही है एयर से ग्लास में, so we can write the relative refractive index of glass with respect to air, which can be written as equal to sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. ठीक है, clear?
that is as equation number 1. Can we write it in this way? Okay, with the help of Snell's law. उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अब आगे लाइट किस तरह से जा रही है. The light is going from glass to air. Clear? So how we are going to write the relative refractive index of air with respect to glass? Okay, clear? ठीक है. And this thing can be written as sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. Clear? लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल्स हैं, that is ये हमारा एंगल R1, ठीक है, ये हमारा एंगल R1 और ये हमारा एंगल I2, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. ठीक है, दे आर शोइंग द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी. क्लियर? ठीक है. सो दीज टू एंगल्स कैन बी इक्वेटेड. दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. सो इन दिस केस कैन बी राइट इन प्लेस ऑफ I2 या R1 की जगह पर हम I2 लिख सकते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो R1 है, इस R1 को क्या हम I2 लिख दें तो हम लिख सकते हैं. सो दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन I2. क्लियर? तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो हम लिख सकते हैं, दैट इज साइन I1 अपॉन साइन I2. कैन वी राइट इट इन दिस वे? ठीक है. अब यहाँ पर आप देखें, नाउ इन दिस केस व्हाट वी कैन राइट. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम इसको इक्वेट कैसे करेंगे? तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम इसको लिखेंगे इस तरह से, दैट इज दिस थिंग NGA एंड NAG. ठीक है. तो इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू तो क्या आएगा हमारे पास? यूनिटी आएगा, दैट इज 1. क्लियर? सो इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू एंड इफ आई एम गोइंग टू राइट दीज टू, दैट मीन्स या फिर हम सिंपल वर्ड्स में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. दैट इज कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, दिस थिंग कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दिस थिंग. ठीक है. तो इससे इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 2. ठीक है. अब उसी तरह से ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको भी हम लिख सकते हैं, दिस थिंग कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ठीक है, which can be written as sin of I2 upon sin of R2. Can we write it in this way? इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? दिस इज NA sin R2 is equals to NG sin I2. यही आएगा. तो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं. एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है, ठीक है, दैट इज NA sin. नाउ दिस इक्वेशन दैट हैज कम here, that is NA sin I1 is equals to NG sin I2 and this is NA sin R2 is equals to NG sin I2. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NG sin I2 और यहाँ पर भी NG sin I2 ये दोनों कॉमन है, तो इसलिए हम यहाँ पर NA sin I1 और NA sin R2 को इक्वेट कर सकते हैं. So therefore we can write NA sin I1 is equal to NA sin R2. Can we write it in this way? NA से NA कैंसिल आउट हो गया, sin I1 is equals to sin R2. हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से. ठीक है. सो हमने sin I1 is equals to sin R2 आ गया. And what is R2? R2 is angle of emergence. So when their sign are equal, then the angles are also equal. So this shows that angle of incidence is equals to angle of emergence. क्लियर? तो ये यहाँ से ये प्रूव होता है, विच ऑल्सो शोज दैट कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी दैट विल बी पैरेलल टू द एमर्जेंट रे. क्लियर? सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि अब यहाँ पर ये जो हमने अपनी इंसिडेंट रे को जब एक्सटेंड करा तो यू कैन सी हियर दैट दिस इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू दिस एमर्जेंट रे. नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब ये x क्या है, ये x परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दिस एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे. तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इट इज नोन एज? इट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? So what is lateral displacement? Lateral displacement is the perpendicular distance that is denoted by x between the emergent ray, ये हमारी emergent ray है, and this is the extended incident ray. Clear? ठीक है. And on what factors it depends? It depends. It is directly proportional to the refractive index of the medium, is directly proportional to the thickness of the glass slab, is directly proportional to angle of incidence, and is inversely proportional to the wavelength of light. I hope it is clear. So now in the next class we are going to start with few questions and we are going to see the few different concepts of diffraction. Thank you.